क्वेश्चन किया था तीनों अध्यादेश। जी जी, बहुत अच्छा। जो उसमें हमें भी है, हम क्लियर भी हैं, और किसान आपने देखा होगा कि दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठा हुआ है पिछले 22-23 दिन से धरनों पे परेशान है, अपनी मांगे रख रहा है, ठीक। लेकिन सरकार नहीं सुनना चाह रही। सरकार कह रही है कि हमारे तीनों अध्यादेश सही हैं। मैं उसके ऊपर आपसे पहले अध्यादेश जो इन्होंने लाए हैं कि भाई मार्केटिंग कि मंडी के बाहर टैक्स नहीं रहेगा, ठीक, मंडी के अंदर टैक्स रहेगा। कोई अब इन्होंने रखा है प्रस्ताव कि हम रजिस्ट्रेशन का प्रस्ताव रख देते हैं कि बाहर भी जो खरीदेगा रजिस्ट्रेशन करवाएगा। पहले इन्होंने जो इस टाइम अभी तक बिल में लिखा हुआ है वो ये है कि खाली पैन कार्ड धारक कोई भी अपना माल खरीद सकता है मंडी के बाहर। मैं उसमें सबसे मेन बात करना चाहता हूँ, मंडी के अंदर अगर फसल बिक रही है, सरकार किसान भी सेफ है, क्योंकि आप बहुत सारे व्यापारी आ जाएंगे, सरकारी कांटे भी हैं, सब कुछ है, मंडी के अंदर सेफ है। दूसरा, अगर वो जो किसी प्रदेश में 2% टैक्स है, किसी में 6% है, किसी में 4% है, हर स्टेट का अलग अलग टैक्स है, क्योंकि मंडी समिति APMC या फसल का मामला जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है, सेंटर के में नहीं आता, ठीक। इसमें सबसे पहले सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट का हक नहीं बनता था कि इसमें अध्यादेश लेके आए तीनों, क्योंकि ये स्टेट का, हर स्टेट का अलग अलग अपना अपना मामला था। अब जब रेवेन्यू इकट्ठा होता था किसी भी सरकार को, आपको भी पता है, मुझे भी मालूम है, हमारे गांव के लगभग 50 से 70% रोड जो है मंडी समितियों से बनते हैं, ठीक। 50 से 70% जी, 50 से 70% आप लोगों को पता कि रोड हमारे गांव के जो है मंडियों से मंडी समिति से बनाती है। कोई सरकार सुनवाई नहीं करती, किसी की भी हो, मैं नहीं कह रहा कि इसकी या दूसरे की। गाँव के हालात आपको भी पता कि बदतर से बदतर हैं। हमारे क्षेत्र में तो फिर भी कुछ है, बरेली से आप आगे निकल जाइए तो बहुत ही बुरे हालात मिलेंगे आपको। पूर्वांचल में तो बहुत भूखमरी है। जब टैक्स नहीं लेंगे, सरकार फ्री कर दिया उद्योगपतियों, क्योंकि बाहर जो खरीदेगा वो उद्योगपति होगा, मैंने या आपने तो खरीदना नहीं है। जब सरकार को रेवेन्यू नहीं मिलेगा तो देश की अर्थव्यवस्था में सरकार के पास फंड नहीं पहुँचेगा, टैक्स का जमा हो गए तो रेवेन्यू नहीं इकट्ठा होगा तो सरकार, देश की अर्थव्यवस्था कहाँ से ऊंची होगी। और ये आपको नहीं लगता कि ये सिस्टम गलत है, किसान के साथ धोखाधड़ी होगी? क्योंकि शुरू के 2-4 साल तो प्राइवेट कंपनी में अपने आप को लेता हूँ, वो छोटे फुटकर डीलरों को या व्यापारियों को ख़त्म करके रेट बढ़ा के देगी, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। मुझे आपको नहीं लगता? मैं तो क्लियर कह रहा हूँ कि APMC को ख़त्म करने का ये सबसे बेहतर तरीका सोचा गया। नहीं, इसमें आपका सवाल में कुछ है शंका है। देखिए, ये मंडी व्यवस्था इस देश में शुरुआत करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? 1942 में फूड बिल आया, 1942 में फूड बिल आए। उस फूड बिल आने के बाद उन्होंने देखा कि हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खेती के होते हुए भी भूखे हैं और भूख से वो मर रहे हैं। फूड बिल आने के बाद कुछ अमेंडमेंट हुआ और 1947 में ये एक कानून बना कि भाई कृषि करनी चाहिए और सबको खाना मिलना चाहिए। अब मिलेगा तो आप अलग से उगाएंगे, आप अलग रेट पे बेचेंगे, इसलिए उन्होंने PDS लाए कि भाई उन लोगों को भी मिलना चाहिए और किसान को बताया कि आप अपने खेत में ये बोइए। फिर उनसे लेना शुरू किया, करते करते ये 2003 में ये प्रस्ताव शुरू हुए। 2003 में ये प्रस्ताव जब शुरू हुए और 2000 करीब 20 साल 2000 में ये कहानी शुरू हुई कि भाई क्या करना चाहिए इसमें। तो APMC का शुरू वहाँ से निकलता निकलता यहाँ तक आया है। तो सरकार APMC को मजबूत बनाने की बात कर रही है, उसको ख़त्म करने की बात नहीं कर रही है। उसका कहना ये है कि छोटी सी बात लीजिए, आप बाज़ार में अपने घर के लिए जब सब्जी खरीदने जाते हैं तो आप आलू का भी भाव करते हैं कि ये कितने रुपए kg है, जहाँ आपको बेटर लगता है वहाँ आप ले लेते हैं। यही व्यवस्था उसने आपके लिए की है। दूसरी चीज़, टैक्स की बात। टैक्स अभी तक जो है वो किसान को देना पड़ता था, अब उन्होंने ये कहा है 2-2.5% जो भी था, लेकिन उन्होंने कहा कि जो अब प्रोडक्ट खरीदेगा वो टैक्स देगा। अब ये टैक्स की लायबिलिटी उनकी नहीं है। और बात रही इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट की, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट मंडी से आने वाले टैक्स के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर निर्भर नहीं है। अब लोग अपना इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, GST के माध्यम से टैक्स पे कर रहे हैं, एक सेंट्रलाइज टैक्स की व्यवस्था हो गई है, टोल भी अब डिजिटल हो गए हैं। तो डिजिटल होने से भी बहुत सारा टैक्स का फ़र्क पड़ रहा है। एक्चुअली एक चीज़ का फ़र्क और भी है, भाई साहब ने बात तो बहुत बढ़िया की, ठीक है, लेकिन जब मंडी के बाहर बिकेगा तो जो व्यापारी रजिस्टर्ड होंगे क्या वो GST नहीं देंगे? वो देश की अर्थव्यवस्था में सहयोग नहीं करेंगे क्या? मैं खुद हूँ, मैं खुद एक किसान भी हूँ और एक आज की डेट में व्यापारी भी हूँ, ठीक है। मैं एज ए किसान मैं उगा रहा हूँ, जो वैसे भाई साहब ने बताया ग्राम बीसरा में, तो वहाँ पे क्या उगा रहा हूँ मैं, वहाँ पे मैं मल्टी क्रॉपिंग कर रहा हूँ। मेरा मतलब मेरी करीब 30 बीघे ज़मीन है,
मैंने पहले उसे सर्टिफाइड कराया, ऑर्गेनिक सर्टिफाइड कराया। ऑर्गेनिक सर्टिफाइड के बाद मैंने उसमें गन्ना उगाया। गन्ना उगाने के बाद मैंने उसे कहा उसे प्रोसेस कैसे किया जाए। फिर मैंने उसका गुड़ बनाया और गुड़ बनाने के बाद बेचा। उसी तरह से मैंने और बहुत सारी चीज़ें, मैंने जैसे काला नमक चावल, मतलब एक्सपेरिमेंट करने के रूप में काला नमक चावल यहाँ पे उगाया और उसका ऑर्गेनिक रेट बहुत अच्छा मिल रहा है मुझे, क्योंकि मैं डायरेक्ट मंडी में बेच रहा हूँ। लोग मुझे संपर्क कर रहे हैं, मेरे ऑनलाइन भी मुझसे संपर्क कर रहे हैं। भाई साहब के माध्यम से इन्होंने मुझे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। आज की डेट में मुझे बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं एक क्रॉप नहीं कर रहा हूँ। बस मेरी जो मेरा बेनिफिट, जो प्लस पॉइंट है, वो मैं मल्टी क्रॉपिंग कर रहा हूँ, जिसके कारण मेरे पास हर चीज़ का ग्राहक है। मैं कोशिश करता हूँ। अब मैं बात कर लेता हूँ सब्जी की। अब अगर खाली आप सब्जी में खाली गोभी उगा लोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। आपने करना क्या है, थोड़ा पैटर्न चेंज करना है। किसान को करना क्या है, उसे सीखना है कि पैटर्न कैसे चेंज हो सकता है। मैंने पैटर्न में क्या किया, मैंने क्यारी बनाई, 10 बाई 3 की क्यारी बनाई। 10 बाई 3 की क्यारी में आज 15 दिन पहले ये सब्जी गोभी यहाँ लगाई, 15 दिन बाद वहाँ पे लगाई, यानी कि 15 दिन पहले ये तैयार होगी, 15 दिन वाले तीसरी क्यारी में तैयार होगी। उससे क्या होगा, मेरे पास गोभी का जो बैकअप होगा, अगले 6 महीने तक मैं गोभी अपने कस्टमर को दे सकता हूँ। मैंने डायरेक्ट कस्टमाइज़ किया उस चीज़ को, और उस चीज़ का प्रॉफिट मुझे मिल रहा है आज की डेट में। तो प्रॉब्लम को तो सॉल्व किया जाएगा सर। कृषि बिल विधेयक से आप संतुष्ट हैं क्या? देखिए, मेरे हिसाब से जो कृषि बिल विधेयक है, वैसे भाई साहब ने कहा APMC मंडीज़, तो मंडीज़ में जो टैक्स है वो किसान देता है। अगर कोई खरीदने जाता है, हम लोग भी अगर टमाटर लेने जाते हैं तो वो तुरंत छींच काट लेता है उसका, ठीक है। तो वो किस पे पड़ता है, वो किसान पे पड़ता है, ठीक। अब मंडी को, हाँ ये बात सही है कि मंडी को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। अगर किसान उससे सेटिस्फाई नहीं है तो मंडी को स्ट्रॉन्ग करने की सवाल सीधा था ये है जी। तो कृषि बिल विधेयक है उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। हजारों किसान खुले आसमान में 15 डिग्री टेम्परेचर पे सड़क पर सोने को मजबूर हैं, वो क्या किसान नहीं है क्या? नहीं, किसान नहीं मानते? मैं ये नहीं कह रहा वो किसान नहीं है, ठीक है, लेकिन हो सकता है उनके दिमाग में कुछ चीज़ें संशय हो, ठीक है, उसको सरकार दूर करेगी। उसमें संशय बहुत सारे हैं। सबसे पहले मैं पीछे आपको ध्यान बताऊं कि 2009 में एक कमेटी बनी, कर्नाटका के CM, मध्य प्रदेश के CM और उसके महाराष्ट्र के CM और गुजरात के CM, तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, जिसके अगुआ इंचार्ज ये थे। इन्होंने 22 मार्च 2011 को प्रधानमंत्री रहते मनमोहन सिंह द्वारा को डिमांड रखी थी कि MSP को एक्ट का रूप दे दिया जाए, ठीक। आज किसान क्या डिमांड कर रहा है, अगर आप सुई भी बनाते हो ना तो आप रखते हो कि सबसे पहले कि भाई मेरी इस पे लेबर कॉस्ट कितनी आई, मटेरियल कॉस्ट कितनी आई, हर चीज़ का, और मैक्सिमम MRP कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस। किसान क्या मांग रहा है, किसान यही तो कह रहा है ना कि MSP को एक्ट बना दो कि इससे नीचे अगर बिकेगी। सरकार एक तरफ तो कह रही है कि हम किसानों के लिए फ़ायदेमंद है कि 2 मार्केट ला रहे हैं, ठीक, दूसरी मार्केट आ गई, हम कह रहे हैं अच्छी बात है, वेलकम, हम स्वागत करते हैं, लेकिन रेट क्या रहेगा उसके ऊपर आप कानूनी प्रावधान तो कोई लागू नहीं किया। आपने किसान के ऊपर तो कानूनी प्रावधान लागू कर दिया, कंपनी के ऊपर तो कोई नहीं किया। किस रेट पे खरीदेगी? आपके इस बार देख लो, मंडी के अंदर 800 रुपये, 900 रुपये, 1000 रुपये धान हम लोगों ने बेचा, ठीक। अभी देख रहे हैं उसमें शाहजहानपुर से आगे, ठीक है, माधव टांडा के पास में किसान का सरकारी कांटे पे धान 32 दिन के ट्राली में भरा खड़ा हो गया, जम गया। मीडिया में भी ये चीज़ आ गई, फोटो फुटेज भी आई। क्यों नहीं तोला? सरकारी कांटों पे नहीं तोल हो रही। सरकार तो चाह ही नहीं रही। सरकार तो चाहिए कि किसान बर्बाद रहे, किसान उठे नहीं। मैं नहीं मानता इन तीनों बिलों में। आप मेरे साथ बैठ के तसल्ली से डिबेट कर सकते हैं इस चीज़ के ऊपर, मैं आपको मनवा के जा सकता हूँ। इतना सक्षम हूँ, इतना जानकारी है कि ये तीनों अध्यादेश किसानों के लिए नहीं, तीनों सारे बड़े पूंजीपतियों जो नियम बना के दिए हैं, अडानी और अंबानी या उनके जैसे और बड़े पूंजीपतियों ने, उनके द्वारा हैं। किसान का 1 पैसे का बेनिफिट नहीं है। आप देखिए, मैं क्रय केंद्र की बात करता हूँ। पहले ये एक एग्जाम्पल आपने दिया, क्या ऐसे सिर्फ एक एग्जाम्पल से पूरी प्रक्रिया को आप दोषी ठहरा सकते हैं? नहीं। धान क्रय केंद्रों पे खरीदा गया और इस बार काफ़ी ज़्यादा धान खरीदा क्योंकि एक्सपोर्ट बंद था। एक्सपोर्ट बंद होने की वजह से भी किसानों को वो कीमत नहीं मिल सकती थी जो इस बार सरकार ने MSP के रूप में दी है, और उसमें एक नंबर सिस्टम लागू किया गया था क्योंकि वहाँ पर 2 कांटे हैं, 600 कुंटल ही एक दिन में तोला जा सकता है, और लेबर की भी अपनी एक सीमा है। अगर अचानक 30 लोग आएंगे तो डेफिनेटली 30वें आदमी का नंबर कुछ समय बाद आएगा। सेंटर ज़्यादा हो, ये एक बात हो सकती है, इनका सवाल का जवाब हो सकता है। दूसरी चीज़, बात रही तीनों बिलों की। बिलों पर उन्होंने चीज़ों में छूट दी है, मंडी की व्यवस्था की है, और MSP को उन्होंने ये नहीं कहा है कि हटाया जाएगा। MSP को ये नहीं कहा है कि उसे हटानी है। आज भी बिग बास्केट ले लीजिए, गोदरेज ले लीजिए, टाटा ले लीजिए, वॉलमार्ट ले लीजिए, सारे लोग खरीद के
सामान बेच रहे हैं, लेकिन कोई भी सामान आपका कभी भी ये नहीं कहता है कि आप मुझे कम रेट पे दो, वो आपके उसी रेट पे ले जा रहे हैं जो आप उनको बेच रहे हैं। सर एफपीओ इस मामले में सिर्फ इतनी मदद कर रहा है कि आपका सामान खराब होने से बच जाए और कुछ दिन के लिए रख जाए, या इनकी खेती में जो इन्होंने स्टेप करके बोया है कि इसको 10 दिन बाद बोना है, इसको 10 दिन बाद, यही है कि ज़्यादा समय तक आपकी उत्पाद बाजार में रहे और अगर कम रेट मिला है तो ज़्यादा रेट भी एक दिन मिले और बैलेंस हो जाए। एक चीज़ और है, एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। आप शायद फोकस ना कर रहे हो, आप लोग इधर बिजी हो। मैं एक एक मिनिस्टर के या एक एक नेता के स्टेटमेंट पे पूरा फोकस करके सुन रहा हूँ। आप आज से 3 दिन पुराना जी न्यूज़ के और न्यूज़ 24 के साथ सुधीर चौधरी जी के साथ जो उनकी डिबेट हुई है तोमर जी की, कृषि मंत्री की, उनका एक स्टेटमेंट में आप बात सुनेंगे जब सुधीर जी ने ये कहा कि एमएसपी को एक्ट बनाने में दिक्कत क्या है, तो उनका जवाब पता क्या था आगे से? अगर नीयत में खोट नहीं है तो हम किसान कैसे मान ले नीयत में खोट नहीं है? उन्होंने कहा एमएसपी सिर्फ सरकारी तौल के लिए लागू रहेगी, सरकार खरीद सकती है, हम किसी प्राइवेट आदमी को बाध्य नहीं कर सकते एमएसपी के खरीदने के लिए। क्यों नहीं कर सकते? किसान का जब आप मिनिमम रेट ही नहीं रहेगा, मैं कह रहा हूँ फुटकर मार्केट से चले गए सारे, मैं या आप बचे, सारे छोटे व्यापारी चले गए, मैं आप बचे, बड़े लेवल के हैं, हम उनकी बात ही नहीं कर रहे। हम खरीदें, हम अपनी मर्जी से रेट रखेंगे जब हम बांधे नहीं होंगे किसी रेट को लेके। मेरी मर्जी, मेरे पास आज स्टॉक पड़ा है, मान लीजिए पिछला गेहूं की खपत पूरे देश में हो रही है, एक फॉर एग्जांपल 10 लाख मीट्रिक टन की पैदावार हो गई, पिछले साल 15 लाख मीट्रिक टन की। हम उद्योगपति हैं, हमारे पास 5 लाख मीट्रिक टन एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, स्टॉक तो हम नहीं करना है ना। हम अगले साल फिर 10 लाख मीट्रिक टन या 15 लाख मीट्रिक टन पैदा होकर आ गई, हम अपनी मर्जी का तो रेट रखेंगे जब बातें नहीं होंगे। आप एक जर्नली बात पे कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बीजेपी के सपोर्टर हैं या सरकारी अधिकारी हैं, उस चीज़ को लेकर मत बात कीजिए, धरातल पे आगे बात कीजिए कि जब मैं बातें नहीं होंगे हम आप दोनों किसी रेट को लेके, तो फिर हम अपने फैसिलिटी देखेंगे ना कि हमें मार्जिन कितने में ज़्यादा होता है। हाँ, तो मार्जिन के लिए ठीक है, तो हम फिक्स रेट तो नहीं रहेगा ना हमारे लिए कि इस रेट में खरीदना है। एमएसपी एक्ट बनाने में दिक्कत क्या है सरकार को? मैं एक बहुत छोटी सी बात बताऊँ, ये 1967-68 की बात कर रहे हैं। तब गवर्नमेंट की दिक्कत क्या थी कि उस समय तो फूड था ही नहीं, तो गवर्नमेंट जितना भी पैदा होता था किसान से खरीद लेती थी। आज की डेट में हमारे पास सरप्लस है, 3 साल का स्टॉक ऑलरेडी है। तो एमएसपी अभी अगर इनसे आप एक सवाल पूछिए कि अगर एमएसपी लागू भी है तो कितने % किसानों को फायदा हो रहा है? 6 से 8%। फिर अभी खुद ही कह रहे हैं इस चीज को, तो वो उस चीज का फायदा सिर्फ 6 से 8% कौन से किसान उठा रहे हैं ये बेहतर जानते हैं। कौन से किसान फायदा उठा रहे हैं बताइए। उसका 1 मिनट साहब, उसका मैं भी एक जवाब देता हूँ। आपने देखा होगा 2005 में दुनिया के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड, पटना के एक किसान का नाम भूल गया हूँ, 99.6 कुंटल का रिकॉर्ड है एकड़ का धान का, पटना का, ठीक, बिहार का, जिसमें 2005 में मंडी समितियां खत्म कर दी गई। उसके बाद हालात क्या हैं? 90% बिहार हमारे पंजाब की जाके मजदूरी कर रहा है। ये हालात हैं मंडी समितियां खत्म होने से। दूसरा एग्जाम्पल, 6 से 8% क्यों? जब मंडी समितियां नहीं बनाई गई पूरे देश में, हम भी तो उसी चीज़ को रो रहे हैं कि मंडी, सुनिए पूरी बात सुनिए, पंजाब के किसान की औसत एवरेज जो क्या है 2,75,000 रुपये साल की, एक, ठीक है, और बिहार के किसान की क्या है? आप तुलना कर रहे हैं, बात वहाँ करिए ना। 42,000 रुपये एकड़, 42 एकड़ कह रहा हूँ, 42,000 रुपये साल की इनकम है कुल, मतलब 3,000 में वो गुजारा कर रहा है। क्या हालात हैं? क्योंकि मंडी समितियाँ नहीं हैं। 6% इसलिए है, पंजाब और हरियाणा का किसान जो है आज दिल्ली के बॉर्डर पे इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि वो सक्षम है, जानकार है, अपने हक के लिए लड़ सकता है। इसीलिए यहाँ का हमारे यहाँ आप बरेली से आगे चले जाइए, जब मंडी समितियाँ नहीं है तो रेट कहाँ से मिलना है? जो फुट करके बिना मंडी के क्या रेट मिल रहा है मार्केट में, आप पता करके बताइए। ये जो भी ये बता रहे हैं ना कि पंजाब का किसान इतना खुशहाल है, तो पंजाब की धरती और बिहार की धरती में ज़मीन आसमान का अंतर है, वहाँ के एटमॉस्फेयर में ज़मीन आसमान का अंतर है। वहाँ जो नदियाँ आती हैं लगभग 3 महीने वहाँ बाढ़ रहती है, भाई साहब को शायद ये पता नहीं हो, ठीक है। और दूसरी बात, पंजाब का जो किसान है बेसिकली जो ये कह रहे हैं सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अगर एमएसपी का किसी का हो रहा है तो वो पंजाब का हो रहा है, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अगर एमएसपी का हो रहा है तो पंजाब का हो रहा है। और खत्म हो जाएगा। और दूसरी चीज़ है, एमएसपी का कितना % एमएसपी पंजाब ले रहा है? जरा इनसे ये भी सवाल पूछ के देखिए आप, कितना % ले रहा है? एमएसपी का जो टोटल % है 95% तोल जो इस बार भी धान की जो कराई है ना किसानों ने, वो एमएसपी पे ही कराई है। इसीलिए तो हम आप कह रहे हैं बिहार में बाढ़ आती है, हम बाढ़ की बात नहीं कर रहे हैं, जो पैदा हो जाता है। अगर एक एकड़ में 10 कुंटल है, हम उस 10 कुंटल की बात कर रहे हैं। लगाते वक्त उसने 40 कुंटल की उम्मीद की है, मैं 40 कुंटल की बात नहीं कर रहा हूँ।
मैं उस 10 कुंटल की बात कर रहा हूँ जो तैयार होकर खेत से पककर बाहर आ गया। उसकी बिहार हुआ, मध्य प्रदेश हुआ। अभी आपके हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं ऐलान करता हूं कि पूरे देश में कहीं भी बिकेगा। आपके इनके एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी का आदेश सुना है, बयान, अगर हमारे प्रदेश में बाहर का कोई भी किसान फसल लेकर आएगा हम उसकी ट्रालियां जब्त करके जेल में डाल देंगे। 15 दिन मुजफ्फरनगर के बॉर्डर पर, हरियाणा के बॉर्डर पर किसान ट्रालियां लेके खड़े रहे। खट्टर साहब ने क्यों नहीं हरियाणा में तुलने दिया? आज राजस्थान का किसान लाई लेकर जो बाजरा लेकर 1200-1300 रुपये कुंटल बेचने को मजबूर है, जो उसका रेट हरियाणा में 2700 मिल रहा, क्यों नहीं तुलने दे रहे? आप ही के प्रधानमंत्री, बीजेपी के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मैं पूरे देश के लिए एक मंडी बनाऊंगा। उन्हीं के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम अपने प्रदेश में दूसरे प्रदेश की फसल नहीं तुलने देंगे। अरे भैया, आपके मुख्यमंत्री तो आपकी बात नहीं मान रहे। अरे मैं किसान को फायदा होगा, देश का हालात बुरे हो जाएंगे। ये जैसे आपने बताया ना लेमन पौधा, इसी तरीके से क्या होगा, वो फसलें उगवाएंगे जो विदेशों में बहुत ज़्यादा डिमांड है, हमारे यहाँ पैदा हो सकती हैं। जब वो पैदावारी उन चीज़ों की कम होगी, उनके पास स्टॉकेज करने के लिए दिक्कत ही कोई नहीं होगी। तो वो तो कितने अभी सवाल पूछ रहा हूँ, आपके हिसाब से प्रॉफिट होगा ना किसान को शुरुआत में? किसान को कितने टाइम तक होगा प्रॉफिट? नहीं होगा। नहीं, कब तक होगा प्रॉफिट? आपके मतलब आप इतने दूरदर्शी हो, आप इतने दूरदर्शी हो, ये बताओ कितने साल होगा? 2-3 साल जब तक लोकल का फुटकर का जो व्यापारी है। इन्होंने मुझे एक मैसेज दिखाया, इन्होंने आप इनके सवालों से कितना सहमत है? क्या इनके सवालों में कुछ कंफ्यूजन है। जैसे इन्होंने मुझे एक मैसेज दिखाया कि साहब ये देखिए खरीद के इन्होंने इतने रुपए में बेच दिया। मैं यही काम तो कर रहा हूँ। मैं अपने साथ 500 किसानों का प्रोडक्ट, लघु सीमांत किसानों का प्रोडक्ट उनसे लेकर यहाँ बेचकर उनको प्रॉफिट दे रहा हूँ, और उनकी जमीन नहीं जा रही है। उनकी खेती में मैंने कहा आप मुझे 2 बीघे है ना, आप मुझे आधा बीघे दीजिए, और उस आधा बीघे से मैं 1.5 बीघे के बराबर प्रॉफिट दूंगा। मैंने खेत एक फसल अनेक भी किया, और उसके बाद मैंने उनको बताया कि आपके खर्चे बहुत ज्यादा हैं, आप 40% खर्चा इस पे कर देते हो, केमिकल पे जा रहे हो, फर्टिलाइजर पे जा रहे हो। तो सारी चीजें हम लोगों को कम करने का, ट्रांसपोर्टेशन उनका कम कर रहे हैं, उनके केमिकल के खर्चे हम लोग कम कर रहे हैं ऑर्गेनिक करके, तो उसका पैसा बच रहा है। आप ये कह रहे हैं, और ये अभी लेट मी फिनिश फर्स्ट। हमने एक प्लेटफॉर्म दिया कि साहब हम आपको मार्केट देंगे, आप उसमें गेहूं बोइए, अपने खाने के लिए रखिए, बाकी आप मुझे दे दीजिए। जिस दिन 1 महीने बाद इसका रेट बढ़ेगा, चाहे 2 रुपए बढ़े या 1 रुपए बढ़े, जिस दिन आप बोलोगे मैं बढ़ा के बेचूंगा और प्रॉफिट मैं दूंगा। तो हमारे समूह हम लोगों का यही काम कर रहा है। तो और कितने सहमत हुए इनके सवालों से? नहीं, इनके सवालों में कुछ कंफ्यूजन है, और कंफ्यूजन ये है थोड़ी है कि बढ़ेगा ही। 1900 का गेहूं रखा था, 1600 रुपए बिक रहा है। 1600 इस बार बिक रहा है। देखिए आप व्यापारी की बात कर रहे हैं। आप इस देश में, मैं भी एक फार्मर हूँ, 12 एकड़ जमीन है मेरी भी। अच्छी बात है। इस देश में कोरोना के टाइम में कई करोड़ लोग भूखे थे, उनके पास जमीन नहीं थी उनके पास, और ना उनके पास रोजगार था। अगर आप किसान हैं तो आपके तो घर में दाल रोटी का इंतजाम था। कैसे था सर? हमने कर्जा लेके साहूकार से वो। नहीं, क्या आपके पास, आप किसान हैं? हाँ जी। तो आपके पास आटा तो जरूर होगा। हाँ जी। और आटा नहीं भरता है। नहीं सर, क्यों नहीं? अरे बुरे टाइम में आदमी गुड़ और प्याज से भी गुजारा चलाता। उन लोगों का सोचिए जिनके पास ना पैसा था ना आटा था, लेबर क्लास नहीं था इस देश में। इनको सवालों में बताने में कामयाब है। मैं तो सुनिए, मैं बात कर रहा हूँ। आपने ये कहा कि मैं यहाँ हुनर हाट दे दिया, मैंने ऑप्शन दे दिया। अरे सुनिए, अरे सॉरी, एफपीओ की बात, हुनर हाट की बात नहीं, सॉरी एफपीओ की बात कर रहा हूँ। ये कितने दिन चलना है? अगर आप इस बात की कर रहे हैं, ये छोटे छोटे प्रोडक्ट जब कोई फसलें हैं थोड़ी थोड़ी अभी पैदा हो रही है, बात हो रही है। हमारी गेहूं आप बिकवा के दिखाइए पूरे रेटों पे। मैं पूरी बात सुनिए, आप नॉर्मल फसल पे लेके आइए। ये फुटकर की जहाँ 2-4 क्यारी बोदी, इन फसलों को बात मत करिए। जो नॉर्मल हिंदुस्तान, अरे गेहूं नहीं बिकेगा ना, बिकवा तो किसान। अच्छा एक बात बताइए, अच्छा मेरी एक चीज बताइए। अरे एक चीज बता दिए। आप मुझे लग रहे हैं सपोर्टर है बीजेपी के। सपोर्टर है मैं एक बात कर रहा हूँ, मेरी एक बात कर देना इतने। अरे 1 मिनट, हाँ ये नाम है, अरे हाँ ये नाम है, अरे हाँ ये नाम है। एक चीज का जवाब दे दे, एक चीज। अरे भाई साहब एक चीज का जवाब दे दे। अरे एक चीज का जवाब दे दे, एक चीज का जवाब। किसान एमएसपी पे एक्ट मांग रहा है, क्या वो गलत मांग रहा है? सही मांग रहा है। नहीं, एमएसपी पे आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। कहानी ना में बढ़ाइए। एमएसपी पे एक्ट मांग रहा है, सही मांग रहा है कि गलत मांग रहा है? एमएसपी नहीं, मैं
एमआरपी चाहता हूँ किसान के लिए यार। आप एमएसपी चाहते हम तो किसान हम नहीं तो एमआरपी तो तब होगी ना। एमएसपी हो गया। एमआरपी भी तब होती है, एमआरपी भी तब होती है मेरे भाई। आप मैं सुनिए, चाहता मेरी हूँ सुनिए। प्रोसेस अरे करो। एमआरपी भी तब होती है जब फिक्स हो। एमआरपी भी फिक्स किया जाता है, बिना फिक्स के एमआरपी भी नहीं हो सकती। आप किसी अपनी अभी ये गेहूं, अब सुनिए, आप अपना ये पैकेट आप अपने गुड़ बनाया ना, उसके ऊपर एमआरपी खाली लिख देंगे, उसके आगे रेट नहीं लिखेंगे तो वो माना नहीं जाएगा। रेट लिखा जाएगा। दूसरा चीज, मोदी जी ने परसों सबसे बड़ा झूठ बोला, जो मन की बात की। उन्होंने ये कहा कि हमने स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दी। सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं जवाब देता हूँ। 2009 में स्वामीनाथन की रिपोर्ट अब सबमिट हुई थी। उस दौरान उन्होंने कहा था गेहूं का रेट, पूरी बात सुनिए। अरे सुन तो लीजिए, मैं बात कर रहा हूँ, मैं सरकार की बात। अरे मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ। सरकार बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ 2009 में स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हुई थी, जमा सबमिट हुई। उस टाइम गेहूं का रेट स्वामीनाथन ने कहा C2 प्लस 50%। ठीक, क्यों? उन्होंने कहा जमीन का जो एक फिक्स रेट रख दिया उसमें कि ये ठेका भी होना चाहिए, मार्जिन खेत जमीन का, किसान की मजदूरी अपनी, उसकी दवाई बट्टा, कटाई सारा मिला के उस पर 50% मार्जिन रख के उन्होंने 2009 में 1950 रुपये रेट रखा था। और धान का, सुन तो मेरी पूरी बात सुनिए, और 2009 में धान का रेट 1870 रुपये रखा था। 11 साल के बाद आज हमारा गेहूं का रेट 1950 नहीं है। आप कह रहे स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दी। आज के अकॉर्डिंग अगर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होती, दिल्ली सरकार ने की है 2627 रुपए गेहूं और 2650 रुपए धान का रेट, वो है स्वामीनाथन की रिपोर्ट। ये नहीं है, ये नहीं है। मैं कह रहा हूँ थोड़ी हो रही है, मैं कह रहा हूँ सरकार करे ना। दिल्ली में बहुत एक तो आप कह रहे हो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है क्या पता है आपको भाई साहब? स्वामीनाथन 82 प्लस LF यानी लेबर कॉस्ट प्लस 50%। ठीक है, यही तो है। हाँ, तो मैं भी तो भाई, और अभी जो लागू है वो लागू ही नहीं है। नहीं मैं नहीं लागू है, 50% एक्सेप्ट करते तो भाई साहब 1976 में सुनिए, 1976 स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट एक्सेप्ट की गई है उसकी जानकारी लागू नहीं हुई है, एक्सेप्ट ही नहीं किया भाई साहब। हम कैसे मान ले? 2009 में जो रेट लागू रखे थे स्वामीनाथन ने 2009 में, वो रेट 2020 में भी पूरे नहीं हुए। आप कह रहे हो स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होगी, कैसे लागू होगी? मैं चाहता हूँ, मैं एज ए किसान चाहता हूँ कि हमें MRP मिले, MSP ना मिले। हम तो MSP मांग रहे हैं भाई, हम तो MSP मांग रहे हैं। किसान का 70% मेरी खेती आप हमें देश का 70%। अच्छा मेरी सुनिए, 1 एकड़ गेहूं में, अरे सुनिए 1 एकड़ धान बोना है, 1 एकड़ धान बोना है, उसके लिए कितना बीज की पौध डालेंगे? अरे एक मिनट 1 एकड़ में धान बोना है, उसके लिए 1 एकड़ के लिए धान की कितनी पौध डालेंगे, कितने किलो बीज पड़ेगा, ये बता दो मुझे। चलिए मैं आपसे पूछ, अरे मुझे बात, अरे किसान है आप, मुझसे पूछो, मैं हर फसल का बीज बताऊंगा आपको कितना पड़ना है, आप बताइए। ऐसे सवाल अब आपके सवाल तीनों रख दिए, कितना आपने क्या भाई साहब? हमने अपने क्वेश्चन सारे प्रॉपर तरीके से रखे, लेकिन क्या है कि कुछ जो है पार्टी नाते हो या मोदी भक्ति नाते हो, लेकिन संतुष्ट तरीके से उसे एक्सेप्ट करने से ये राजी नहीं है। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी ये बात कहते हैं भाई साहब, हम किसान हैं, मुझसे किसी भी फसल को पूछिए, मैं बताऊंगा एकड़ में कितना बीज पड़ता है। इन्हें यही नहीं पता 1 एकड़ धान के लिए कितनी पौध पड़नी है, तो वो किसान है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कितने बड़े मोदी भक्त हैं ये लोग। धन्यवाद। इनका कहना यह है कि सिर्फ बीज बता देने से मैं किसान हो जाऊंगा, तो मैंने सारे बीज बता दूंगा। लेकिन ये मेरे कुछ सवालों का जवाब दें, क्या धान में या गेहूं में कितने टाइप की बीमारी जो आती है वो उन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं? ये उनकी दवाई बता सकते हैं? वायरस के लिए बताइए कौन सी दवाई आती है? क्या कहना है? मेरा भी कहना यही है कि देखिए, कुछ चीज़ें हैं जिसमें सुधार होने की आवश्यकता है। ठीक है, उस पर गवर्नमेंट विचार कर रही है, और मैं तो MSP के खिलाफ हूँ। मैं तो चाहता हूँ MSP के सुधार होने की जरूरत है। हाँ, थोड़ी जरूरत है, और मैं MSP के तो बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं चाहता हूँ किसान को MRP मिले, वो खुद अपना मालिक बने, खुद अपनी चीजों को। गेहूं कितना पड़ता है 1 एकड़ में? वर्मा जी आप क्या कहेंगे लास्ट? गेहूं कितना पड़ता है 1 एकड़ इनको गेहूं की डिटेल वो बताएंगे, वो किसान। वर्मा जी गेहूं की डिटेल बता दो उनको, जो हम निकाल रहे हैं। वर्मा जी एक मिनट, देखिए टाइम बहुत, हमने इनकी बातें सारी सुनी, और कहेंगे आप? हमने ये बताया कि किस तरह से हम ग्राउंड पे एक समूह बना के उन चीज़ों पे काम कर रहे हैं जो किसान के बारे में अभी तक नहीं हुए। भंडारण की व्यवस्था कर रहे हैं सब लोगों के साथ मिलके।
सब्जियों के आवक के समय में या अनाज के आवक के समय में आप अपने अनाज को कुछ दिन रख पाएँ, उचित दाम मिलने पर आप बाज़ार में बेच पाएँ। तो वो चीज़ें हमने बताई जैसे इनको आय बढ़ा सकते हैं, अपने खर्चे कम कर सकते हैं और किस तरह से। और आज भी आप देखिए सारी बड़ी बाज़ारें ही बाज़ार में हैं, कोई सारा अनाज आदमी खुद नहीं खाता है। सवाल से इनके सहमत हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, इनके सवालों में इनके कुछ सवालों के जवाब हमने दिए तो इन्होंने भी उसको रखा। स्वामीनाथन रिपोर्ट को भी सरकार ने एक्सेप्ट किया है, उस रूप में एक्सेप्ट नहीं है क्योंकि उस समय परिदृश्य कुछ और था। आज परिदृश्य बदला है, आज अनाज की पैदावार बढ़ी है इस देश में, तो हर चीज़ उस परिस्थिति को भी देखकर किया जाता है। कि कुछ चेंज होना चाहिए? जो चेंजेस थे वो सरकार ने एक्सेप्ट किया। होना चाहिए। जो सरकार ने जैसे एसडीएम वाला डिसीजन था वो सरकार ने कहा कि सिविल कोर्ट में जाएगा। स्वामीनाथन की रिपोर्ट को आज के स्वरूप के रूप में चेंज करके एक्सेप्ट किया गया है और भंडारण की व्यवस्था भी समूह के द्वारा थोड़े थोड़े रूप में की गई है। और बाजार का तो आप छोटा सा घर का एग्जाम्पल ले लीजिए, बाजार की भी आपको व्यवस्था दी गई है और कोई भी कॉरपोरेट आदमी आपकी ज़मीन नहीं छीन सकता। वो सिर्फ फसल के लिए, आज भी आप ठेकेदारी पे और बटाई पे ज़मीन देते हैं तो कोई छीनता नहीं है ज़मीन आपकी, और आपको विकल्प देता है कि आप इससे कराइए, इससे कराइए, इससे कराइए। आपको नई तकनीक की जानकारी, ज़मीन की जांच और बीजों की उन्नत की चीज़ें कहाँ से जानकारी मिलेगी?